दोस्तों, हमारी लाइफ में पैसों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये हम सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारे पास पर्याप्त पैसे होते। ये हम सब की समस्या है कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारे पास पैसा बच जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। यदि आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रांजल कामरा द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक मिंट योर मनी के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लें जिससे कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हम भी अमीर बने, एक अच्छी लाइफ जिएं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। हम सोचते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या ये सही है? जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्या वो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं? जवाब है नहीं। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा इनकम अमीरी की गारंटी नहीं है। अमीरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना अपने पास रखते हो। आपकी इनकम नहीं बल्कि आपकी ट्रू एसेट्स ये डिसाइड करती हैं कि आप अमीर हो या नहीं। अमीरी की ओर बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पर बारीकी से नज़र रखो। आपको अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। इसमें एक और आपके सारे खर्चे आते हैं, जैसे हाउस रेंट, फूड, ट्रैवल, किड्स एजुकेशन, लग्जरीज, मूवीज़, ट्रांसपोर्टेशन आदि। और दूसरी ओर आपकी कंप्लीट इनकम आती है, जिसमें सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, गिफ्ट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स आदि। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से कम ही होने चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद आपको ध्यान देना है आपकी पर्सनल बैलेंस शीट के ऊपर। आपकी बैलेंस शीट ही बताती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। बैलेंस शीट में एक और लायबिलिटीज़ आती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, ड्यूज़, एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन आदि। और दूसरी ओर आपकी एसेट्स आती हैं, जैसे होम, कार, फ़ोन, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, कैश इन हैंड आदि। आपकी नेटवर्थ आपकी एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके निकाली जाती है। आपकी नेटवर्थ ही बताती है कि आप अमीर हैं या गरीब। ऑथर कहते हैं कि अपनी पर्सनल कैपिटल को बढ़ाने के लिए आपको इन 5 चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक सेविंग्स, दूसरा डेप्ट, तीसरी इन्वेस्टमेंट्स, चौथा टैक्सेस और पांचवा इंश्योरेंस। अब सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स की। सब जानते हैं कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप कितना बचाते हो तो वे कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सेविंग्स करना मुश्किल हो गया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आज में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि मेरी इनकम कम है, जब इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सेविंग्स कर लूँगा। अब सवाल उठता है कि सेविंग्स कैसे करें। ऑथर कहते हैं कि सेविंग्स के प्रति हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करके जो भी बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को बदलने की ज़रूरत है। आपको इनकम में से सेविंग्स को पहले ही अलग रखना है, उसके बाद जो भी बचता है उसमें ही अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने हैं। बजटिंग। वेल्थ क्रिएशन के लिए सेविंग्स के बाद आपको ध्यान देना है अपने बजट पर। हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा मैक्सिमम पैसा कहाँ जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि हम कोई बजट ही नहीं बनाते हैं। यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको हर महीने का अपना एक बजट बनाना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको बजट बनाने के लिए 50-30-20 फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। इसके हिसाब से आपकी इनकम का 50% आपकी नीड्स पर, मतलब जो आपके ज़रूरी खर्चे हैं, 30% आपकी वांट्स पर, मतलब जो आप चाहते हैं लेकिन यदि उन्हें खर्च नहीं भी किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 20% आपकी सेविंग्स पर खर्च होना चाहिए। बजटिंग विद हाई डेप्ट। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको 35-45-20 रूल को अपनाना होगा, मतलब आपकी इनकम का 35% ज़रूरी खर्चों पर, 45% कर्ज को चुकाने पर और 20% सेविंग्स पर खर्च होना चाहिए। इमरजेंसी फंड।
लाइफ में हमारे साथ कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, जॉब लॉस, डेब्ट, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ एट्सेट्रा। ऐसे में ये प्रॉब्लम्स हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर सकती हैं। वो सेविंग्स जिसे आपने पाई पाई करके अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए जोड़ा था। इसलिए आपकी सेविंग्स बची रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक इमरजेंसी फ़ंड बनाएं। आपके पास आपके मंथली एक्सपेंडिचर का लगभग 6 गुना अमाउंट इमरजेंसी फ़ंड के रूप में होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके महीने का टोटल एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है, तो आपके पास इसका 6 गुना मतलब 1,80,000 रुपये इमरजेंसी फ़ंड में होना चाहिए, ताकि यदि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपकी इनकम रुक जाए तो 6 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्मार्ट वेज टू सेव मोर। वेल्थ क्रिएशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा बचे। इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, कीप एन इमरजेंसी फंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, सेल अननेसेसरी आइटम्स, स्टार्ट अ पिगी बैंक। अब बात करते हैं डेप्ट मॉड्यूल की। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी सेविंग्स को खा जाता है और आपको फाइनेंशियली रूप से बहुत कमज़ोर बना देता है। आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो आपको आपकी इनकम का पता ही नहीं चलेगा। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम का मैक्सिमम भाग कर्ज को चुकाने में जा रहा है। ऑथर कहते हैं कि आपको कोई भी लोन लेने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप गुड लोन ले रहे हैं या बैड लोन। गुड लोन एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको आने वाले समय में प्रॉफिट बना कर देती है, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन और स्मॉल बिजनेस के लिए लिया जाने वाला लोन, क्योंकि इस लोन को लेकर आप भविष्य में अपने लिए इनकम जनरेट करने का काम कर रहे हो। बैड लोन वो लोन है जो आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई इनकम जनरेट करके नहीं देता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन, पर्सनल लोन। डेप्ट ट्रैप। आपको याद होगा कि जब घर में चूहे को पकड़ना होता है तो हम चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा लगाकर उसे रख देते हैं। जब चूहा आता है तो वह रोटी के लालच में उसमें चला जाता है और जैसे ही वह रोटी के टुकड़े को खाने की कोशिश करता है वैसे ही जाल में फंस जाता है। कर्ज भी एक ऐसा ही जाल है जिसमें एक बार अगर आप फंस जाते हो तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के समय में बहुत लुभावने ऑफर्स के द्वारा हमें ललचाया जाता है जिसमें हम इसमें फंस जाते हैं। आज अधिकांश चीज़ें जैसे गाड़ी, मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मोबाइल, एसी और ऐसी बहुत सारी आइटम्स बहुत कम ईएमआई में उपलब्ध होने के कारण हम बहुत सारे खर्चे ऐसे कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। अब सवाल आता है कि कर्ज के इस जाल से कैसे बचें। एक, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझें, अपने कर्जों को नोट करें और ये सुनिश्चित करें कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद आपके लोन का प्रिंसिपल कम हो रहा हो। अपने लोन की किस्तों का भुगतान रेगुलर रूप से करें। पेमेंट लेट करने पर या मिस करने पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अपने लोन्स की एक लिस्ट बनाएं और उन सब को कंसोलिडेटेड करें जिससे आपको सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट भरनी पड़े। अपना बजट प्रॉपरली बनाएं, अपने खर्चों को कम करें और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने लोन में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करें। जब आपकी सैलरी बढ़े तो बढ़ी हुई अमाउंट को अपने लोन में जमा करें। अब सवाल ये उठता है कि हमें कितना लोन लेना चाहिए। ये सवाल ठीक वैसे ही है जैसे कोई हमसे पूछे कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। जवाब है कि जितना हम इजीली डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि ज़्यादा खाना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार हमें उतना ही कर्ज लेना चाहिए जितना हम आसानी से चुका सकें। यदि आप आसानी से छुट्टियां मनाने के लिए गोवा ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसे में लोन आपको ये सुविधा दे सकता है कि आप बाली घूमने के लिए चले जाएं। सिर्फ इसलिए कि आपको लोन मिल सकता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस लोन को अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आखिर वो अमाउंट क्या है जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं और जितना लोन हमें लेना चाहिए। मान लो कि आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आपको 24-10 रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब कार की टोटल कॉस्ट की 20% से ज़्यादा अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपका लोन पीरियड 4 साल से कम होना चाहिए। आपकी इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली इन हैंड सैलरी के 10% से कम होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि हाउ मच शुड आई बोरो। टोटल ईएमआई के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका टोटल डेप्ट कितना हो रहा हो। टोटल डेप्ट के लिए आपको 20-10 रूल को फॉलो करना होगा। इसका मतलब है कि आपका टोटल डेप्ट आपकी ईयरली इनकम के 20% से कम होना चाहिए और आपकी टोटल ईएमआई आपकी मंथली इन हैंड सैलरी के 10% से कम होनी चाहिए। डेप्ट रिपेमेंट।
आपके और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बीच में डेब्ट सबसे बड़ी दीवार है। यदि आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने डेब्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुकाना है। इसके लिए आपको डेब्ट रिपेमेंट प्लान की ज़रूरत है, जिसमें आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाओ और उन्हें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बड़े से छोटे की ओर लिख लो। अब जिस लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है उसका भुगतान सबसे पहले करो, फिर दूसरे और फिर तीसरे लोन का भुगतान करो, या फिर आप अपने कर्जों को छोटे से बड़े लोन की ओर लिख लें। अब सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले निपटाओ, फिर उससे बड़े कर्ज को, और फिर इस तरह से सारे कर्जों को चुका दो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की। जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पिलर्स बनाने होते हैं। क्या हम एक पिलर्स पर घर बना सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो वो पिलर आखिर कितना लोड सहन कर पाएगा। ओवरबर्डन के कारण वो जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब आप फाइनेंशियली प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अपनी सिंगल इनकम और उससे होने वाली सेविंग्स पर पूरी लाइफ डिपेंड रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, ताकि एक समय आने के बाद आपका पैसा आपके लिए काम करे, तब भी जब आप खुद काम न कर रहे हों, छुट्टियां मना रहे हों, सो रहे हों। वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूले को आप इस तरह समझ सकते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको अपनी सेविंग्स भी बढ़ानी है, और सेविंग्स से आपको ऐसे ट्रू एसेट्स खरीदने हैं जो आपकी इनकम और आपकी पर्सनल कैपिटल को बढ़ाने का काम करेंगे। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप और सेव करेंगे, और सेविंग्स से और ट्रू एसेट्स खरीदेंगे जो आपकी कैपिटल को और बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये एक लूप है जो देखते ही देखते आपकी कैपिटल को कई गुना कर देता है। यहाँ एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। कंपाउंडिंग को ऐसे समझिए, मान लो कि आप 10,000 रुपये बैंक में 30 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो और उस पर आपको 7% पर एनम पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसे आप हर साल विड्रॉ करते हो। तो ऐसे में 30 साल बाद आपके 10,000 लगभग 3 गुना यानी 31,000 हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप हर साल अपने इंटरेस्ट को विड्रॉ ना करो तो आपके पास 30 साल बाद लगभग 7 गुना यानी 76,000 रुपये होंगे। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, क्योंकि जब आपने पहले साल 10,000 रुपये जमा किए तो एक साल में आपको 7% इंटरेस्ट के हिसाब से 700 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है और आपकी अमाउंट हो जाती है 10,700। अब यदि आप उस इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करते हो तो अगले साल आपको 10,700 रुपये पर 7% इंटरेस्ट मिलता है, जो होता है 749 रुपये। अब आपकी अमाउंट हो जाती है 11,449 रुपये। फिर आप उस इंटरेस्ट को नहीं निकालते हो और अगले साल आपको 11,449 रुपये पर 7% इंटरेस्ट मिलता है। इस प्रकार कंपाउंडिंग का ये चक्र लगातार काम करता है, जिससे आपकी अमाउंट को कई गुना होने का मौका मिलता है। अब सवाल आता है कि ट्रू एसेट्स क्या हैं? ट्रू एसेट्स मतलब वो एसेट्स जहां आपकी कैपिटल लगातार बढ़ रही हो या जहां से आपको रेगुलर इनकम आ रही हो। आपकी पर्सनल कैपिटल बढ़ने के पीछे आपकी लगातार होने वाली इनकम है। आपको अपने ज़रूरी एक्सपेंसेस करने के बाद, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद, अपने कर्ज को चुकाने के बाद अब फोकस करना है ट्रू एसेट्स खरीदने पर, मतलब ऐसे साधन खरीदने पर जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दें और आपकी पर्सनल कैपिटल को बढ़ाएं। लोग जनरली गोल्ड, सिल्वर और लैंड आदि में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको ठीक ठाक रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्हें एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग। हर इंडिविजुअल का एक गोल कॉमन होता है और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। हर किसी को अपने रिटायरमेंट की चिंता होती है। बहुत से लोगों को सोचना होता है कि अभी तो हम काफ़ी यंग एज में हैं, इसलिए अभी इसके बारे में सोचना बेकार है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सही हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले, और कंपाउंडिंग में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना ज़्यादा टाइम तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे उतना ही ज़्यादा कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाओगे। रिटायरमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स। नेशनल पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक रिटायरमेंट योजना है जो 2004 में शुरू की गई थी। शुरू में ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल थी, लेकिन 2009 में इसे सबके लिए ओपन कर दिया गया। कोई भी 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति इस योजना को सब्सक्राइब कर सकता है। दूसरा है अटल पेंशन योजना। ये भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक फिक्स्ड पेंशन योजना है, जिसमें 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मंथली पेंशन देने का प्रावधान है। इसमें आपको अपने हिसाब से एक प्लान का चयन करना होता है, फिर हर महीने उसके हिसाब से 60 साल तक की उम्र तक इस योजना में एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र के बाद जमा करने वाले व्यक्ति को हर महीने पेंशन मिलती है।
तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसमें आप हर महीने मिनिमम 500 रुपये या मैक्सिमम साल के 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ये योजना 15 साल के लॉक इन पीरियड में होती है, मतलब आप अपने पैसे को 15 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और यदि आप 15 साल के बाद पैसे को नहीं निकालना चाहते हो और इसे बढ़ाना चाहते हो तो 5 साल के ब्लॉक में इसको बढ़ा सकते हो। ये आपको लंबे समय में एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड्स। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस डायरेक्ट मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यह भी सच है कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड आपकी पर्सनल कैपिटल को कई गुना बढ़ा सकता है। आज के समय में आप लमसम और एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। आज एसआईपी इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे निवेश का बेहतरीन साधन माना जाता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का अद्भुत लाभ मिलता है, जिससे ये लंबे समय में आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में कामयाब होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने में निवेशकों को मार्केट की बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ पर लगाना है ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिले। अब अगला मॉड्यूल है टैक्सेशन मॉड्यूल। पर्सनल कैपिटल की ग्रोथ के लिए ये आवश्यक है कि आपको टैक्सेस की अच्छी जानकारी हो। यदि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको पता होगा कि आपकी इनकम का एक भाग टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। आपको लगता है कि टैक्स वहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी सामान मार्केट से ख़रीदते हो उसकी अमाउंट के साथ आप टैक्स भी पे करते हो। इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार के टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करते हो। आपको ये जानकारी होनी आवश्यक है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो और टैक्स को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि हम टैक्स को सेव करने की बात कर रहे हैं, टैक्स को इग्नोर करने की नहीं। जब बात टैक्स सेविंग की आती है तो टैक्स कानून हमें कुछ ऐसे प्रावधान उपलब्ध करवाता है जिससे हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, इंश्योरेंस, ELSS म्यूचुअल फंड आदि। डिडक्शंस के बाद जो भी टैक्सेबल इनकम बनती है आपको उस पर ईमानदारी से सरकार को टैक्स पे करना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर अपनी ITR अवश्य फाइल करनी है। आपको चाहिए कि आप एक टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लें जो आपको प्रॉपर गाइड करे ताकि आप अपने टैक्स को सही तरीके से प्लान कर सकें। अब है इंश्योरेंस मॉड्यूल। आज हमारी लाइफ में इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंश्योरेंस हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न भाग होना ही चाहिए। जब बात फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है तो इंश्योरेंस को इग्नोर करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इंश्योरेंस में मुख्यतः 3 प्रकार का इंश्योरेंस आता है। एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। जरा सोचकर देखिए कि यदि आप अपनी फैमिली में एकमात्र कमाने वाले आदमी हैं और ईश्वर न करे कि यदि आपको कुछ हो गया या फिर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आपके परिवार की आजीविका कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, बच्चों की शादी कैसे होगी। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत से लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस बारे में ज़रूर विचार करें। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप एक निश्चित धनराशि का इंश्योरेंस कवर लेते हो, जिसके हिसाब से आपको एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। यदि कभी आपको कुछ हो जाता है तो जितना पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर होता है वह आपकी फैमिली को मिल जाता है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है। पर्सनल कैपिटल की प्लानिंग में इंश्योरेंस का होना बहुत आवश्यक है। लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ आप दूसरे राइडर भी ले सकते हो, जैसे एक्सीडेंटल डेथ राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर, वेवियर ऑफ प्रीमियम राइडर। अब सवाल आता है कि इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। इसका जवाब है कि यदि आप पेरेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, वर्किंग वुमेन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन्स हैं तो आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है टर्म प्लान, जिसमें आपको बहुत ही कम धनराशि नियमित रूप से जमा करने पर एक बहुत बड़ी अमाउंट लाइफ कवर के रूप में मिल जाती है। जैसे मान लो कि यदि आप अभी 30s की एज में हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये महीने देने पर लगभग 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल जाता है। इंश्योरेंस का दूसरा प्रकार है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय में इलाज कितना महंगा हो गया है ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस तो हर पर्सन के पास होना ही चाहिए। मान लो यदि आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आप या आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल का बिल आपकी सेविंग्स को खा जाएगा
और यदि आपके पास सेविंग्स नहीं हुई तो आप कर्ज लेने पर मजबूर हो जाओगे, जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा और आपका फाइनेंशियली फ्री होने का सपना ही रह जाएगा। इससे बचने का एक ही उपाय है, हेल्थ इंश्योरेंस। आप अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। यदि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको आपकी पॉलिसी के नियमानुसार कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है और इलाज का खर्चा कंपनी द्वारा पे किया जाता है। यदि हॉस्पिटल नेटवर्क पैनल में नहीं है तो भी इलाज के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी में रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन कर सकते हो, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इलाज के पैसे वापस दे देती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी कम भुगतान पर आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट इलाज के रूप में उपलब्ध करवाता है। जैसे यदि आप 30s की एज में हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये महीने के जमा करने पर 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिल जाती है। इस प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस के होने पर आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ता है और आपकी सेविंग्स सेफ रहती हैं। इंश्योरेंस का तीसरा प्रकार है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपकी वो चीज़ें कवर में आती हैं जिन्हें आप ओन करते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस एट्सेट्रा। इस प्रकार जनरल इंश्योरेंस हमें हमारे द्वारा खरीदी गई महंगी चीज़ों और हमारे बिजनेस, हमारे घर की सेफ्टी के लिए कवर प्रदान करता है। यदि कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल कैपिटल बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी अमीर होना चाहते हैं तो आपको भी इस बुक में बताए गए ये 5 मॉड्यूल समझना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी हैं, जो हैं सेविंग्स, डेप्ट, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और इंश्योरेंस। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।